नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आपने देखा कि जो नीट की दोबारा परीक्षा होगी 21 जून को, अब उस दोबारा वाली परीक्षा को करवाने के लिए मोदी सरकार ने क्या किया? उन्होंने कहा कि अब एयरफोर्स का हवाई जहाज वो जो एग्जामिनेशन पेपर्स हैं उनको लेकर जाएगा, यानी कि उनको बक्सों में बंद करके और उन पेपर्स को जो जहां पे वो पब्लिश होता है वहां से लेकर जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वहां तक पहुंचाया जाएगा। अब इसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी काफी आलोचना हो रही है कि सरकार जब कुछ नहीं कर पाई तो फिर उसने वायुसेना के विमानों का सहारा लिया और आर्म्ड फोर्सेस को इस एक्सरसाइज में लगा दिया। क्या ये लगाना उचित था? कई सेना के लोग ये कहते हैं कि ये सेना की बेइज्जती है, सेना का जो काम है उसे करने दे। आप इस तरीके के सिविलियन कामों में सेना को क्यों लगा रहे हैं? और क्या इससे वाकई में जो नीट के परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई थी जिसकी वजह से ये कैंसिल हुआ, क्या आप उसको दूर कर पाएंगे? उधर सीबीएसई का भी आप हाल देख लीजिए कि आज मोहम्मद जुबैर ने इसको ट्वीट भी किया था और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से जितने भी सीबीएसई के स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, अब उन्होंने उस ओएसएम मार्किंग सिस्टम की तारीफ में वीडियोस करने शुरू कर दिए हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने लगे हैं और ट्विटर पर लोग लिखने लगे हैं इसको लेकर। तो ये जो पीआर एक्सरसाइज है, एक तरफ सीबीएसई को लेकर ये पीआर एक्सरसाइज शुरू हो गई, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान का ये सारी बातें कहना कि नहीं हम इसको एड्रेस कर देंगे ये सारी प्रॉब्लम्स, तो इस तरीके से तो एड्रेस होगी नहीं। और दूसरा जहां तक नीट का सवाल है, वहां पर आपने अब वायुसेना के हवाई जहाजों का आपने सहारा ले लिया। आखिर सरकार करना क्या चाह रही है, इसको लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ युवा हल्ला बोल से प्रशांत कमल है। प्रशांत, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला जी सवाल कि आपसे शुरुआत में करूंगी कि आखिर वायुसेना के हवाई जहाज से अगर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा नीट के जो एग्जामिनेशन पेपर्स हैं, उससे क्या सारी समस्या हल हो जाएगी? देखिए, इस सरकार की एक पुरानी आदत रही है कि जब भी कोई समस्या सामने आता है तो सबसे पहला काम ये जो करते हैं वो उसको डिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे ही आप सवाल पूछेंगे, जैसे ही आप अकाउंटेबल ठहराने की कोशिश करेंगे, जैसे ही आप कोई ऐसी चीज बताएंगे कि जैसे सरकार की खामी का पता चले, तो ये अचानक से डिफेंसिव हो जाती है और ऐसा करने लग जाती है कि जो लोग इस तरह का सवाल उठा रहे हैं, पहले तो उस पर सवाल उठा करके उसको डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश करती है और फिर कोई ऐसा कदम उठा देगी जिसका कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन उसका चर्चा बहुत सारा होने लगेगा। यानी कि सरकार के लिए किसी चीज को चलाने से ज्यादा जरूरी है कि उसका इमेज मैनेजमेंट हो, एक परसेप्शन बिल्ड हो उसका। सरकार जो अगर किसी एक चीज की चिंता करती है तो वो है इमेज। अब एक बात समझिए, ये जो नीट वाला प्रकरण हुआ, इसमें जब एफआईआर दर्ज हुआ, इसमें जब जांच शुरू हुआ, तो कौन पकड़े गए? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पकड़े गए। यानी आपने जिसको जिम्मेदारी दी थी कि वो क्वेश्चन को फ्रेम करना, उसके जिस समय क्वेश्चन बनाया जाता उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो लोग इसमें शामिल हैं। ये कोई प्रिंटिंग के समय, ट्रांसपोर्टेशन के समय किसी चपरासी ने, किसी क्लर्क ने ये इसने लीक नहीं किया है। तो ये मोदी सरकार सेना आम को बीच लोगों में के आने का, सेना के आंखों बीच, में सेना को धूल झोंकने का काम है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है ये आंखों में धूल झोंकने का काम है, जो रियल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं किया जा रहा है, लेकिन सेना को लाकर क्या मोदी जी या मोदी सरकार पूरा राष्ट्रवाद का एंगल छेड़ना चाह रही है कि भाई सेना को हम लगा बिल्कुल। देंगे और उसके बाद अगर हम सवाल खड़ा करेंगे तो हम ये कह देंगे कि ये राष्ट्र विरोधी है? एग्जैक्टली इसीलिए उन्होंने किया है कि भाई कल को अगर सेना का नाम ले लिया, अब ये हो गया कि भाई अब कोई ऐसा जैसे ही करेंगे तो वैसे भी कोई सवाल उठाता है तो प्रधानमंत्री पे अगर कोई सवाल उठाएंगे तो वो देश पे हो जाता है। अब तो सीधा सेना इन्वॉल्व है, तो जो बोलेगा उसको देशद्रोही साबित कर देंगे। तो इनका पूरा जो कोई भी सोल्यूशन होता है, उनको आम लोगों के लिए चिंता नहीं है, इनको अपने इमेज की चिंता है और अपने नैरेटिव की चिंता है। तो अब भी जब 18 लाख, 18.5 लाख लोगों का भविष्य दांव पर है, लोग एंग्जस हैं, परेशान हैं, और तो फिर भी ये जो है अभी भी वही कर रही है जो हमेशा करती रहती है, इमेज बनाने का काम, परसेप्शन बिल्ड करने का काम, अपना नैरेटिव चलाने का काम, यही अभी भी कर रही है।
लेकिन जैसे चाइना में भी इम्तिहान होता है, जो गाँव-गाँव इम्तिहान है, जो उनका सबसे बड़ा इम्तिहान, वो भी लोग पूरा सेना के सर्वेलेंस में करते हैं, हालाँकि वो उनका सबसे डिफ़िकल्ट पेपर है और वहाँ का तरीका ही वही है। और लेकिन वो तो चाइना है जो एक टोटलिटेरियन स्टेट है। लेकिन यहाँ पर जो भारत एक डेमोक्रेसी है, वहाँ पर हर काम में सेना को लेकर आने का मतलब क्या है? इसके पीछे की लॉजिक क्या लग रही है आपको? इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका सीधा लॉजिक है कि उसको सवाल के घेरे से बाहर करना, कि कल को आप सवाल नहीं खड़े कर पाए, एकमात्र इनका लक्ष्य है। ये इतने अक्षम लोग हैं, क्या पहली बार परीक्षा हो रही है? क्या आज तक परीक्षा नहीं हुई है जब से भारत आजाद हुआ है? क्या पहली बार 2014 से परीक्षा होना शुरू हो गया है? इतनी बड़ी-बड़ी परीक्षाएं होती हैं, एम्स एम्स जैसी संस्थाएं हैं, एम्स एम्स की परीक्षाएं होती थी, जो आईआईटी का एग्जाम इतने दिनों से हो रहा है, तो वो सब एग्जाम कैसे हो रहा है? यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है, इतने सालों से जो भर्ती परीक्षा हो रही थी, क्या वो सेना करवा रही थी? ये सरकार अपनी अक्षमता, अपना निकम्मापन उसको छुपाने के लिए एक सेना को सामने खड़ा करके अपने जिम्मेदारी से बचने का काम कर रही है। सवाल ये उधर-उधर का है कि सेना को ला रहे हैं, सेना को नहीं ला रहे हैं, ये असली सवाल नहीं है। नीलू जी, अगर सवाल पूछा जाना चाहिए, तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि सीबीएसई ने जब अभी जैसे सीबीएसई वाला जो मसला हुआ, उसमें आप देखिए, उसमें क्या हुआ कि उसमें जिस कंपनी को टेंडर दिया गया, 3 बार टेंडर निकला है। अंतिम में जिसको स्कैन करने का सीबीएसई में जो गड़बड़ी हुई है अभी, उसमें जो जिस कंपनी को टेंडर मिला है, जिसमें गड़बड़ी हुई है, उसके वो कैसे कंपनी आई? उसको समझिए, सीबीएसई ने 3 बार टेंडर निकाला। पहली बार इनको पूरे भारत में कोई सक्षम कंपनी नहीं मिली। फिर इन्होंने अपने स्टैंडर्ड को कम किया। फिर दूसरे बार निकाला, फिर भी इनको नहीं मिला। फिर इन्होंने अपने स्टैंडर्ड को कम किया, यानी जो स्कैनिंग का क्वालिटी था, जो क्वालिटी पहले ये मांग रहे थे, उससे कम मांगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो रोबोटिक स्कैनिंग होगी, उसकी रिक्वायरमेंट को हटा दी। कई सारे स्टैंडर्ड से खिलवाड़ इन्होंने किया, उसको कम किया, ताकि ये जो वर्तमान कंपनी है, सीओईएमपीटी नामक जो कंपनी है, उसकी एंट्री कराई जा सके। तो असली सवाल इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर कौन है वो व्यक्ति जो चाहता था कि इस कंपनी को ठेका मिले? टीसीएस को ठेका नहीं मिला। इस कंपनी को कौन चाहता था जो इतना मैनिपुलेशन किया कि पहली बार में नहीं हुआ तो और स्टैंडर्ड कम किया, दूसरी बार में नहीं, मतलब तब तक स्टैंडर्ड कम करता रहा जब तक इनको सूट नहीं कर गया। और आज स्टूडेंट्स क्या कंप्लेन कर रहे हैं? वही सब कंप्लेन कर रहे हैं जो स्टैंडर्ड इन्होंने कम किया था। इन्होंने किया कि जो स्कैनिंग की क्वालिटी है उसको लोअर किया। स्टूडेंट कंप्लेन कर रहे हैं कि भैया, टीचर कंप्लेन कर रहे हैं कि ब्लर आया है, कॉपी दिखाई नहीं दे रहा है, तो कई बार अपने हिसाब से उन्होंने मार्किंग कर दी। दूसरा बता रहे हैं कि इसमें जो रोबोटिक, पहले रिक्वायरमेंट थी कि रोबोटिक स्कैनिंग होगी, उसकी रिक्वायरमेंट को खत्म कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि इनका जो भारत सरकार है, जो मोदी सरकार है, इनका लक्ष्य क्या होना चाहिए? इनका लक्ष्य होना चाहिए कि क्वालिटी टॉप पे होना चाहिए, कि बच्चों को दिक्कत ना हो, क्योंकि 12th का बोर्ड ऐसा होता है भारत में, जिसमें आपका पूरा आगे का करियर उस पे डिपेंड करता है। और जब आप उस एग्जाम में कोई चीज कर रहे हैं, तो आप इसको ध्यान में रखकर थोड़ी करेंगे कि किस कंपनी को ठेका मिला है। तो इन्होंने अपने पसंदीदा कंपनी को ठेका देने के लिए स्टूडेंट के भविष्य को दांव पर लगा दिया। तो ऐसे में आप सेना को लेकर के आ जाओ, आप इसमें नेवी को लेकर आओ, पनडुब्बी में एग्जाम करा दो जाकर के, ये कोई सवाल, ये कोई जवाब है? ये तो मखौल उड़ा रहे हैं, ये मजाक, ये तो सेना का अपमान है। भाई, एक साधारण से काम के लिए आप सेना को क्यों लगा रहे हैं? बिल्कुल। इतनी अक्षम आपकी पुलिस है क्या? इतने अक्षम आपका पूरा तंत्र है क्या? नहीं, ये तो लेकिन सरासर सेना का अपमान है। क्या ये आपको एक खतरनाक शुरुआत भी लगती है शिक्षा के क्षेत्र में कि जहाँ पर आप अब इम्तिहान भी आप ऐसा लग रहा है कि सेना की प्रेजेंस में करवाएँगे और क्या ये एक शुरुआत हो सकती है? ये तो नीट का मामला है, अभी और भी कितने सारे पेपर लीक्स होते रहते हैं। हर जगह तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पेपर लीक हो रहे हैं। तो क्या अब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, क्या उसके लिए एक टेम्पलेट बन रहा है, जहाँ पर आप सेना की निगरानी में ये सारी चीज़ें शुरू करेंगे?
वही तो बात है। मेरा सवाल सीधा है कि आप किस किस चीज में सेना को लगाएंगे? क्या आप हर चीज में सेना को ही लगाएंगे? और ये अपने नाकामी से बचने के लिए ये जो नाटक किया जा रहा है, इस नाटक पे सवाल उठाया जाना चाहिए। इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। आप जो भी प्रोसेस करते हैं, उसको आप ट्रांसपेरेंट नहीं रख पाते हैं। और ये बात सिर्फ सिर्फ परीक्षा लीक की थोड़ी ना है। आप देखिए कि कौन सा ऐसा चीज है जो इस सरकार ने किया, और जैसे एसआईआर हुआ, तो एसआईआर पे भी पूरा सवाल उठा, तो वहां भी सेना को इन्वॉल्व कर देंगे। क्या कल को जिस जिस चीज पे सवाल उठेगा वहां सेना को इन्वॉल्व कर देंगे? और क्या यही समाधान है क्या? और ये जो एनटीए इतनी बड़ी परीक्षाएं कराता है, एनटीए अस्थाई भर्ती क्यों नहीं करता है अपने अपने अधिकारियों की? ऐसी संस्था क्यों नहीं बनाई जा सकती है? भाई सालों भर परीक्षा तो होती रहती है, और जब उसको परीक्षा ही कराना है तो एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बने जो इंडिपेंडेंट हो, जिसको अपनी क्षमताएं हो, जो अपना अधिकारी नियुक्त कर सकता हो, उसकी भर्ती हो और पूरा सिस्टम क्रिएट किया जाए। तो ये पूरा जो है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, जो कांग्रेस की सरकार जब हुआ करती थी, जो हमारे यहाँ पे नेहरू जैसे प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने उस काल में जब हमारे देश में बिल्कुल ही रिसोर्स नहीं था, तब भी उन्होंने अपना पूरा ध्यान इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे लगाया। एम्स जैसी संस्थाएं बनी, इसरो जैसी संस्थानें बनी, और धीरे धीरे करके अब सभी सरकारें मिलकर एनएसएसओ जैसी संस्थानें बनी। मतलब कितनी सारी संस्थाएं बनी। चुनाव आयोग अपना इतना मजबूत था कि पूरे विश्व में लोग लेकर जाते थे, और भारतीय इलेक्टोरल सिस्टम का वहां पे चर्चा होता था और लोग रिस्पेक्ट से देखते थे। लेकिन जिस व्यक्ति का, जिस सरकार का जो नियत है, उसका नियत ही नहीं इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का है। उसका नियत है कि जनता के आंखों में धूल झोंकना, जनता को बेवकूफ समझना, बच्चों के भविष्य को अपने जो फायदे के लिए बच्चे के भविष्य को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो। जब ऐसी नीति रहेगी तो आप सेना को कभी लाएंगे, कभी तिरंगा को लाएंगे, कभी आप वंदे मातरम करेंगे, कभी धर्म को लाएंगे, तो फिर आपको यही फिजूल की चीजें करनी पड़ेंगी। तो असल बात यह है कि ये नहीं, लेकिन सरकार ओएसएम के इनएफिशिएंट केस है। में ये ओएसएम सरकार के इन आप देखिए कि ओएसएम के केस में आज राहुल गांधी ने बताया कि किस किस तरीके से सारे स्टैंडर्ड्स को नीचा किया गया, सिर्फ इसलिए कि जो कोएम्ट ऐसी घटिया कंपनी है उसको टेंडर मिल सके। और अभी भी ओएसएम को सही बताया जा रहा है, तो क्या उस टेंडर को कैंसिल किया जाएगा? ओएसएम का जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है क्या कोएम्ट से हटाकर टीसीएस को देंगे? आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि टीसीएस अच्छी खासी कंपनी राउंड 3 में क्लियर कर गई थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, आपने कोएम्ट को दे दिया। तो अब तो ये डिमांड होनी चाहिए कि क्या कोएम्ट का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाएगा, किसी दूसरे कंपनी को दिया जाएगा? आखिर इसमें क्लोजर कैसे होगा इस पूरे मुद्दे पर? और सिर्फ टेंडर कैंसिल होने की बात नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन चाहता था। क्या प्रधानमंत्री चाहते थे? क्या नहीं, शिक्षा जांच मंत्री कभी चाहते थे? या कौन जांच की मंत्री चाहते थे? इसकी जांच होनी चाहिए। प्रशांत, जांच की बात कौन कर रहा है? धर्मेंद्र प्रधान तो आज कह रहे हैं हाँ हाँ मैंने अपनी गलती मान ली, बहुत सारी में कमियां हैं, हम उसको दुरुस्त कर देंगे। जांच की बात तो हुई नहीं कि भाई हम जांच करवाएंगे या सीबीआई इंक्वायरी होगी, गिरफ्तारी हो गई एक आध, बस खत्म हो गया। नहीं, मैं बिल्कुल वही, मैं ये कह रहा हूं कि जांच की बात भी होनी चाहिए। और ये कह देना, सीबीएसई ने भी कुछ जवाब दिया, और बल्कि इन्होंने तो राहुल गांधी जी पर ही अटैक करना शुरू किया। जब 18 लाख लोगों ने, ये आज से कोई चर्चा नहीं चल रही है, हफ्ता 10 दिन से चर्चा चल रहा है, और जब नेता प्रतिपक्ष ने उसको उठाया तब देश भर में पूरा चर्चा चला, और तब जाकर के उनका रिस्पॉन्स भी आया। तो इनको दिक्कत ये है कि इन्होंने सवाल क्यों उठाया, तो ये उनको फिर राहुल गांधी जी को अटैक करने लगे। तो वो तो ठीक बात है, आप अटैक करिए, वो अलग चीज है, लेकिन असली सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको देश के सामने आकर बताना पड़ेगा कि आखिर किसके कहने पर इस कंपनी को शामिल करने के लिए आपने स्टैंडर्ड्स को नीचा किया। अगर आप ये नहीं बताएंगे तो फिर मोदी जी जो नारा लगाते हैं आकर के कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसको पूरा देश समझ जाएगा कि ये खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, और इस हद तक खिलाते हैं और खाते हैं कि देश के बच्चों का भविष्य आप दांव पर लगवा देते हैं।
नहीं तो क्या मजबूरी है ये बताइए? क्या इतने बड़े देश में कोई ऐसी कंपनी नहीं है? स्कैनिंग क्या इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है? आप बताइए। ये कोई ऐसी ऐसी तकनीक तो है नहीं जो एकदम अनोखी तकनीक है। ये तो आपकी इनएफिशिएंसी और आपके लापरवाही और आपको जानबूझकर अपने पसंदीदा लोगों को टेंडर देने की वजह से ये गलती हुई है। ये कोई तकनीकी गलती ऐसी नहीं है कि कोई अनोखा काम कर रहे थे आप, बहुत भयंकर काम कर रहे थे कि भाई रॉकेट आप भेज रहे थे मंगलयान पे, चलो इस बार असफल हो गया, ऐसा नहीं है। स्कैनिंग की तकनीक कोई बहुत मुश्किल बात थोड़ी ना है। स्कैन करना था एक पोर्टल पे, उसको डालना था, एक लॉगिन पासवर्ड होगा जिससे टीचर एक्सेस करेंगे, इतना सिंपल तकनीक है। इस तकनीक में अगर आपने, हाँ वॉल्यूम जरूर बढ़ा था, तो वॉल्यूम जरूर बढ़ा था तो क्या मजबूरी थी कि 2026 में ही करना है? ये बताइए। जब आपको इतनी देर तक नहीं मिला, छोड़ देते आप, 2027 में लागू होगा। जिस बच्चे का 12th का एग्जाम चला गया, जिस बच्चे को, और हर किसी को ये क्षमता नहीं होती है कि वो रीएवल्यूशन करवा लेगा, इतना पेन ले लेगा, इतना, बच्चों का एडमिशन बड़ी मुश्किल से होता है, लाखों ऐसे बच्चे हैं, वो कैसे जैसे करके तो वो पढ़ाई करते हैं। अब उन्होंने एग्जाम कर लिया, अब आप एक नया बखेरा खड़ा कर दिया आपने। तो ये तो बिल्कुल ही, ये देखिए कोई सिस्टमेट फेल्योर वाली बात नहीं है, ये पॉलिसी लेवल पे गड़बड़ी है, ये जानबूझकर की गई गड़बड़ी है। मैं बार बार कहता हूं ये चीज, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि इतनी आसान चीज करने में गलती हो जाए। नहीं, लेकिन अब 2-3 सवाल है मुख्य, उसके बाद मैं कार्यक्रम को खत्म करूँगी कि अब क्या होगा या क्या होना चाहिए? जाँच तो होनी चाहिए, ये हम लोग सब चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं डे 1 से, जब से ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन होता हुआ जाँच का कोई भी एक अंश जाँच का समझ में नहीं आ रहा है, ना एक सुर सुनाई पड़ रहा है कि जाँच होगी। दूसरी तरफ ओएसएम जैसे फ्रेमवर्क को पूरी-पूरी एंडोर्समेंट मिल रही है। अगर प्रिंसिपल से ये कहा जा रहा है कि आप इंस्टा रील्स रिकॉर्ड करिए और उस पर बताइए कि ओएसएम इतना बुरा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है फिर? इसका मतलब सरकार तो अपनी गलती मान नहीं रही है और सीबीएसई के छात्र उसी सिस्टम में अगले साल भी रीवैल्यूएट होंगे। अभी इस साल वालों का क्या होगा ये पता नहीं है। लेकिन ना रिवैल्यूएशन कब होगा, कब उनकी फाइनल मार्कशीट आएगी, किसी को कुछ नहीं पता है। 26 से 29 तक का विंडो ओपन किया गया था कि री इवैल्यूएशन की विंडो खुली रहेगी। अभी तक री इवैल्यूएशन की विंडो खुली नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि मेरी खुद की डॉटर ने क्लास 12 का एग्जाम दिया, वो भुक्तभोगी है। उसके कई सब्जेक्ट्स में किसी में 6 मार्क्स कम उसको मिले हैं, किसी में 8 मार्क्स कम मिले हैं। अब जब वो पूरी जो पीडीएफ मिली है, किसी में ब्लर्ड है, किसी किसी 3-4 क्वेश्चंस में उसको मार्क ही नहीं किया गया, वो अनचेक छोड़ दिया गया, जो आज तक मैंने कभी अपने इतिहास में अपने जीवन के नहीं सुना कि आपका एग्जामिनर आपके आंसर्स की मार्किंग ही ना करे। उस तरीके की परेशानियां दिख रही हैं। तो रिवैल्यूएशन कब होगा, कैसे होगा? और ऐसे में ओएसएम का एंडोर्समेंट भी शुरू हो गया है। नहीं देखिए, ये तो खैर वही वाली बात, उसी को रिपीट करना पड़ेगा। मैं बार बार एक ही चीज रिपीट नहीं करना चाहता हूं कि इस सरकार का असली मकसद है अपना परसेप्शन सही रहे, अपना इमेज सही रहे, इस बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना ही नहीं है। अभी तो होना ये चाहिए था कि तुरंत एक कमिटी बनाए और तुरंत देखे कि भाई किस तरह की गड़बड़ी है और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, गड़बड़ी हो भी गई, आप तुरंत एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करके कमिटी बनाइए और देखिए उसको क्या हो सकता है। क्या उसको ऑफलाइन जांचा जा सकता है? कॉपी हवा में तो नहीं चला गया होगा, कॉपी तो कहीं होगा, तो उसको ऑफलाइन जांच करके आप रिजल्ट दुरुस्त कर दीजिए। 10 दिन का आप टाइम ले लीजिए। बाकी जो जितनी भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जिसका 12th से लेना देना है, उसका टाइम में कुछ एक आप एक कंसेंसस बना लीजिए कि मान लीजिए कहीं पे अगर एडमिशन होना है, कुछ निकलना है, तो एक ज्यादा लंबा समय दिया जाए, तो इसका समाधान निकाला जा सकता था। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ऐसी गलती हो गई है कि अब पता नहीं क्या करें, ऐसी बात है नहीं। तो पहली चीज तो सरकार को स्टूडेंट के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार इनसेंसिटिव है, इनएफिशिएंट है और इनकॉम्पिटेंट है। तो ये एक बात है। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि रील बनवाया जाने लगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कौन कह रहा है कि ओएसएम खराब है। ओएसएम खराब है ये तो कोई कह ही नहीं रहा है। लोग तो ये कह रहे हैं कि भैया आपसे हुआ नहीं, आप गड़बड़ कर रहे हैं क्योंकि आपने तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया। तो अब अगर आप रील बनवा रहे हैं कि ओएसएम बहुत अच्छा है, वो तो, ये तो बेवकूफी भरी बात है। किसी ने ये थोड़ी कहा कि ओएसएम क्यों किया गया है, कहा गया कि ओएसएम का इम्प्लीमेंटेशन आपने तरीके से क्यों नहीं किया। पूछा यह गया कि आपने सही कंपनी को टेंडर क्यों नहीं दिया। कहा यह गया कि आपने टीचर्स को सही पर्याप्त समय क्यों नहीं दिया।
कहा यह गया कि पहले ड्राई रन कर लेना चाहिए था 6 महीने पहले, उसके बाद इसको पूरे देश में लागू करना चाहिए था। तो उसका जवाब तो ये दे नहीं रहे हैं। अब इनका अपना कुछ भोपू है, अपना मीडिया है, अपना, अब ये अपना नैरेटिव चला रहे हैं। तो अभी भी मौका है, सरकार अगर सच में कुछ चाहती है तो सरकार को एडमिट करना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर को अब बेशर्मी छोड़ देना चाहिए और उनको सामने आकर कहना चाहिए कि गलती हुई है और इसको तुरंत सुधारा जाना चाहिए और ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि किसी भी बच्चे को नुकसान ना हो, क्योंकि 12th का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जिस तरह का एनवायरनमेंट हमारे समाज में है, 10th और 12th को लोग जिंदगी और मौत का सवाल बच्चे बना करके रखते हैं, उनके मानसिक उस पर बहुत असर पड़ता है। तो इसको इतने हल्के तरीके से और इस तरह से ढीला ढाला तरीके से डील नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन फेडरल देश। थैंक यू। थैंक यू।